हाय बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पुनः आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक कक्षा 12वीं के फिजिक्स का है। यह टॉपिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं या बोर्ड में जाने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण, जो पढ़ लिए परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और फिजिक्स के टॉपिक आपको तभी समझ में आएगी जब प्रत्येक टॉपिक को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। और जो भी बच्चे, यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाएगा और यूट्यूब पर डाला जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन का मतलब ये होता है कि आप यदि उसको ऑन किए रहेंगे, दबाए रहेंगे, तो वो आपको जो भी वीडियो आपके पास जाएगा वो आपको संकेत दे देगा। तो आप पढ़ने से पहले आपको यह जरूर आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर जितने आप अधिक हो जाएंगे हमारे, मेरा मोटिवेशन उतना ही अधिक होगा। और जितना मोटिवेशन अधिक होगा, मैं आपके लिए उतना ही 110% अधिक से अधिक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हो तो मतलब कोई थ्योरी हो, ये आप यूट्यूब के माध्यम से आपके पास जरूर पहुंचाया जाएगा। चलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वो क्या है? गॉस का प्रमेय। ध्यान देना, अनेक टॉपिक में गॉस लिखा जाता है, कहीं कहीं गॉस लिखा जाता है, उसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने उसे जानना है आपको कि गॉस का प्रमेय आपको पढ़ना है। और आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आज फिजिक्स में जो भी थ्योरी मिलता है वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर मिलता है। ये गॉस ने कहा था कि एक बंद पृष्ठ के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। कैसा पृष्ठ? बंद पृष्ठ। वो बंद पृष्ठ में उन्होंने कहा, इस नियम के अनुसार जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में, और वैद्युत क्षेत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं, ध्यान से एकदम हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक है आप जो पीछे वाला है उसको आप अध्ययन करते रहिए, आगे वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत मतलब निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स एक टॉपिक है जो पिछले वीडियो में सब बताया गया है। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यह किसके? आवेश का। कौन होता है? तो वैद्युत फ्लक्स होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है इसीलिए फाई ई लिखा गया है। वैद्युत फ्लक्स रहेगा, फाई होता है आपका, वैद्युत क्षेत्र की बात है तो फाई ई से दर्शाया गया है। तो जो फाई ई है, जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत फ्लक्स है वह 1/ε0 इंटू क्यू है, जो क्यू का इतना गुना है। अब चूंकि हमारा यह सूत्र आया है गॉस की प्रमेय द्वारा, तो हम इस सूत्र का निगमन करेंगे। यह निगमन आता है बोर्ड परीक्षाओं में। अब बहुत ही आसान भाषा में ध्यान से आप देखिएगा, निगमन एकदम आपका तैयार हो जाएगा। उस निगमन के लिए यहाँ पर फिगर बनाया गया। पहले हम फिगर के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, ये आपका एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इस बंद पृष्ठ में एक आवेश प्लस q है, जो जहां कौन सा बिंदु है? बिंदु O है। इस बिंदु O से ये P जो है, इसकी दूरी क्या है? r है। अब यहां से एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, ये है ना, वेक्टर E है। यह वेक्टर का चिन्ह होता है, यह दिशा को दिखाता है। क्या दर्शाता है? दिशा को। इसका, और ये जो पृष्ठ है, ये जो घेरा बनाया हुआ है, इसका क्षेत्रफल dA है। मतलब सूक्ष्म हम डेल कह सकते हैं, d कह सकते हैं, तो dA है। और ये आपका एक जो पोर्शन दिखाया गया है, यह इस क्षेत्र के लंबवत है। इस क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। तो हम इसी आधार पर, हम इस चित्र के आधार पर हम इस सूत्र का निगमन करेंगे।
आइए हम इसका निगमन जब करते हैं तो निगमन के आधार पर जब भी निगमन होता है आप एक व्यवस्थित ढंग से सही ढंग से वीडियो को एकांत में और मतलब एकदम ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका निगमन यह बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसको तैयार कर सकते हैं। और पढ़ते समय या देखते समय आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, यदि आप नोट किए रहेंगे तो बार बार पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इसका निगमन करेंगे, तो निगमन के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसका किस तरह का निगमन होता है वो आपको। अब यहाँ पर जो भी आपका सूत्र है यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका आवेश है ये यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P से यह O है कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, ठीक है। तो बिंदु P पर Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप पीछे पढ़े हो वही सूत्र है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किसे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब यहाँ पर दिखाया गया है वेक्टर ए, जो वेक्टर ई की दिशा है या O से P की ओर, ध्यान से चित्र में देखिएगा, O से चला है और कहाँ तक किधर जा रहा है, P की साइड में, इसकी दिशा क्या है, O से P की ओर। अब हम इसी के आधार पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला हम। कोई भी चीज आप पढ़ते समय ध्यान देते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन बनते समय अगर ध्यान में रहेगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल DA, जो आपका वेक्टर DA है वो क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो DA है, यहाँ पर आपका इस क्षेत्र यहाँ से निकलेगा, तो हम ये उसको वेक्टर का हटाए, वेक्टर यहाँ पर है, क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, आप पीछे वैद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है बल रेखाओं की संख्या जो पृष्ठ से क्या होता है, निकलता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस आधार पर हम जानेंगे कि अगर छोटा पृष्ठ है तो बल रेखाओं की संख्या कम निकलेगी, बड़ा पृष्ठ होगा तो बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो आपका वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह भी छोटा होगा, d फाई ई। और फाई ई का जो सूत्र होता है वह वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। तो हम लिख देंगे क्या, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब कब उसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो d फाई ए, जब वेक्टर का चिन्ह हटेगा तो यह घटक में आ जाएगा। अब यह घटक क्षैतिज है, इसलिए क्षैतिज के लिए हम cos थीटा का प्रयोग करेंगे। थीटा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है। तो d फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यह क्षैतिज घटक के रूप में दिया गया है। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, हम इसको इक्वेशन का ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे। अब सेकंड लेने के बाद अब यहाँ पर आपका d फाई ई बराबर ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, ये था e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम समीकरण 1 से E का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसका मान रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमारा d फाई ई है, d फाई ई इज इक्वल टू ई का मान क्या दिया है हमारा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके साथ साथ ये चीज आपके पास बचा है a cos थीटा। अब ये मान रख दिया गया और हम इसको मिटा देते हैं। आप इसको लिख लिए होंगे या नोट्स कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा भी इधर उधर टॉपिक
छोड़िएगा मत, ताकि समस्याएं बढ़ जाएंगी यदि छूट जाएगा बीच में तो। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं डी फाई ई बराबर, बहुत ही आसान भाषा में या बहुत ही सही ढंग से इसको बताया जा रहा है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ये टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा चीज यदि हम लेते हैं यहाँ पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम एक जगह कर देते हैं, बचेगा आपके पास क्या, ऊपर बचेगा A cos थीटा और बटा में क्या बचा, R स्क्वायर बचा। A cos थीटा बटा में क्या बचा, R। और उसके अलावा अब आपको ध्यान देना है कि ये आपका जो आपका डी फाई ई है, जो आपका डी फाई ई है, उस स्थिति में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमारा ए, चूंकि हमारा छोटा पृष्ठ है तो छोटा क्षेत्रफल का प्रयोग होगा, तो हमारा जो यहाँ ई ए कॉस थीटा है, यह ए के जगह पर हम डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ छोटा होगा तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, छोटी होगी। इस स्थिति में हम ये जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है, हम यहाँ पर ई और डी ए लिख देंगे। हम ए की जगह पर डी ए इसलिए लिखे हैं कि पृष्ठ छोटा है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, छोटा होगा। अब जहाँ ए है वहां पर क्या लिख देंगे हम, डी ए और डी ए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या मिला कि डी फाई ई बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos थीटा बटा R स्क्वायर। आप इसको एक ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि इसकी चर्चा थोड़ा हम करने वाले हैं आगे। अब इसकी जो चर्चा होगी लघु पृष्ठ के लिए, सूक्ष्म पृष्ठ के लिए होता है ये। अब यहाँ पर आपके पास ये सूत्र आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि जो डी ए cos थीटा बटा R स्क्वायर हम लोग का यहाँ आया था, यह वास्तव में है क्या, तो हमने लिख दिया है कि क्षेत्रफल डी ए द्वारा, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण के बराबर होगा डी ए cos थीटा बटा R स्क्वायर। जो डी ए cos थीटा बटा R स्क्वायर है सूक्ष्म पृष्ठ के लिए कोज्या का और ये दूरी के वर्ग का ये जो अनुपातिक संबंध है, वह अनुपातिक संबंध इस बिंदु O पर जो बना हुआ कोण, ये घन कोण है। डी ओमेगा क्या है, ये घन कोण है। अब यह जो घन कोण है वह डी ओमेगा, तो सूक्ष्म पृष्ठ है तो छोटा पृष्ठ है तो छोटा कोण बनेगा, और छोटा पृष्ठ होगा तो बल रेखाओं की संख्या भी छोटी होगी, अर्थात वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो यहाँ पर डी ए cos थीटा बटा R स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी ओमेगा के। अब हम इक्वेशन से कह सकते हैं कि डी फाई ए इक्वल टू Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर हमने लिख दिया क्या, डी ओमेगा। अब हमें चूंकि लाना है फाई ई का मान, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ अगर पढ़े होंगे आप सभी लोग जानते होंगे, एक समाकलन होता क्या है कि सूक्ष्म चीज को बड़ा करते हैं समाकलन से, और अवकलन होता है बड़े को छोटा करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो छोटे का निकाल दिए इतना, बड़ा का निकालना है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन। लेकिन यहाँ समाकलन चूंकि बंद पृष्ठ का है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसका ये साइन होता है बीच में, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ कर देंगे क्या, दोनों पक्षों का बंद समाकलन करने पर, अगर ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि लिखने में आसानी होगा। अब हम मिटा दे रहे हैं इसको ऊपर वाला। इसका जब हम बंद समाकलन करते हैं, अर्थात समाकलन जब हम करते हैं, तो इस स्थिति में इसका करेंगे हम, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद डी ओमेगा। अब यहाँ पर इसका फाई ई हो जाएगा। अब छोटा चीज बड़ा हो गया तो डी हट गया, फाई ई हो गया। अब यहाँ से Q अपान 4 पाई, ये कांस्टेंट है, यह बाहर हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये डी ओमेगा। अब यह डी ओमेगा जो है, यहाँ पर इसका जो मान होता है, डी ओमेगा का जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है,
इसका मान होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब थोड़ा याद कर लेंगे इसको, क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि फाई ए बराबर, अब हमारे पास पहले से है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख देंगे। अब देख रहे हो कि 4 पाई और ऊपर भी 4 पाई है, नीचे भी 4 पाई, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा निगमन करना था, यही तो सूत्र था, क्या था, फाई ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्यू। इसी को हमें निगमन करना था, और यही गॉस का प्रमेय, यही जो क्या है, गॉस का प्रमेय आधार पर किया गया है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी चीज़ है, ये आपका डायग्राम है, डायग्राम को सही ढंग से समझना है। पूरा निगमन आपको बताएगा, बड़ा निगमन नहीं है। यदि आप इसको सही ढंग से करेंगे तो आप एक सही तरीके से और सही समझ से 2-3 बार में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे वीडियो बनाया जाएगा हर टॉपिक पर आपके पास पहुंचेगा, लेकिन वो आपके पास तभी पहुंचेगा जब नए बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनको सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। तो सब्सक्राइब करने वाले भी एक्टिव रहें, वो दूसरों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करते रहें, उसको देखें। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप इस चैनल पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बनने का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइबर होने के बाद भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक इसको पहुंचाएं, ताकि अगर ये इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके पास उतने ही ज्ञान का भंडार जाएगा। और चूँकि हर चीज़ का, हर विषय का, मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश का भी टॉपिक बनेगा, लेकिन फिलहाल अभी फिजिक्स का बन रहा है, धीरे धीरे मैथ के टॉपिक भी तैयार होंगे। ठीक है, धन्यवाद।